नमस्ते। चलिए आज भारत के एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो इसके अलग अलग लैंडस्केप्स यानी इसके भूभागों से होकर गुजरता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें दिखाएगी कि कैसे एक ही देश के अंदर मानो कई अलग अलग दुनियाएं बसती हैं। तो इस सफर की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही यादगार पल के साथ। बात है 1984 की, जब भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा स्पेस में थे। तो उनसे पूछा गया कि भाई अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है, और उनका जवाब तो सीधा दिल में उतर गया, सारे जहां से अच्छा। बस यही शानदार एहसास हमारी आज की इस पड़ताल का आधार है। तो हमारा सफर शुरू होता है भारत के उत्तर से, एकदम टॉप से, जहां हिमालयाज एक बहुत बड़ी कुदरती दीवार की तरह खड़ा है। अच्छा, कभी सोचा है कि हिमालय नाम का मतलब क्या है? ये नाम आया कहाँ से? दरअसल ये संस्कृत के दो शब्दों को जोड़कर बना है। हिम, जिसका मतलब है बर्फ, और आलय यानी घर। तो हिमालय का मतलब हुआ बर्फ का घर। और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है, क्योंकि इसकी सबसे ऊंची चोटियां तो साल भर बर्फ से ही ढकी रहती हैं। पर ये पहाड़ बने कैसे? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। सोचिए, एक जमाना था जब भारत, आज का भारत, अफ्रीका का हिस्सा था। फिर ये जमीन का टुकड़ा वहां से टूटकर अलग हुआ और करोड़ों साल तक उत्तर की तरफ बढ़ता रहा। और फिर लगभग 5 करोड़ साल पहले हुई एक जबरदस्त टक्कर। ये भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, और इस टक्कर का नतीजा, दोनों के बीच की जमीन ऐसे ऊपर उठ गई, जैसे जैसे किसी कालीन को दोनों तरफ से धकेलें तो उसमें सिलवटें पड़ जाती है ना, बिल्कुल वैसे ही। और मजे की बात यह है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी भारत की जमीन लगातार एशिया की तरफ खिसक रही है, उसे धकेल रही है। और इसी वजह से हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर ऊंचा हो रहा है। मतलब ये सिर्फ पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि भूवैज्ञानिक तौर पर एक जिंदा बढ़ती हुई पर्वत श्रृंखला है। कमाल है ना? देखिए, हिमालय को सिर्फ एक पहाड़ की लाइन मत समझिए। असल में ये एक दूसरे के समानांतर चलती हुई 3 रेंज हैं। सबसे ऊंची और सबसे उत्तरी रेंज है हिमाद्री, जो हमेशा बर्फ का ताज पहने रहती है। उसके बाद आती है हिमाचल रेंज, जहां हमारे सारे खूबसूरत हिल स्टेशन बसे हुए हैं। और फिर सबसे दक्षिण में सबसे बाहरी तरफ हैं शिवालिक की पहाड़ियां, जो घने जंगलों और वाइल्ड लाइफ से भरी हुई हैं। हिमालय सिर्फ एक दीवार या पहाड़ों की लाइन नहीं है, इसे एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी चोटियों पर जमी बर्फ जब पिघलती है तो गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी बड़ी नदियों को साल भर पानी मिलता है। सोचिए, करोड़ों लोगों की जिंदगी इन नदियों पर ही तो टिकी है। लेकिन इतने ऊंचे और कठोर माहौल में जिंदगी कैसी होती होगी? चलिए लद्दाख का उदाहरण लेते हैं। इसे कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। यहाँ एक तरफ पेंगोंग त्सो जैसी हैरान कर देने वाली खारे पानी की झील है, तो दूसरी तरफ लोगों ने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के तरीके ढूंढ लिए हैं। जैसे कि काठकुनी स्टाइल के घर, जो लकड़ी और पत्थर से ऐसे बनाए जाते हैं कि भूकंप भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो चलिए अब इन ऊंचे पहाड़ों से नीचे उतरते हैं और भारत के दिल की तरफ, इसके भीतरी हिस्सों की ओर बढ़ते हैं। और जैसे ही हम नीचे आते हैं, जमीन का नजारा, पूरा लैंडस्केप नाटकीय ढंग से बदल जाता है। हिमालय के ठीक दक्षिण में फैले हैं विशाल, सपाट और बेहद उपजाऊ मैदान। इन्हें हम गंगा के मैदानों के नाम से जानते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियां अपने साथ जो उपजाऊ मिट्टी बहाकर लाती हैं, उसी ने इस पूरे इलाके को इतना समृद्ध बनाया है। सच कहें तो ये भारत की सभ्यता का पालना रहा है, और आज भी देश की एक बहुत बड़ी आबादी यहीं बसती है। अच्छा, अब इन हरे भरे मैदानों से थोड़ा पश्चिम की ओर चलते हैं। यहाँ लैंडस्केप एक बार फिर पूरी तरह बदल जाता है और हम पहुंच जाते हैं थार के विशाल रेगिस्तान में। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पानी लगभग ना के बराबर है, वहाँ जिंदगी कैसे चलती होगी? देखिए, यहीं पर इंसान की जुगाड़ और अनुकूलन की क्षमता दिखती है। यहाँ के लोगों ने पानी की हर बूंद को बचाने के कमाल के तरीके निकाले हैं। जैसे बर्तनों को रेत से मांजना ताकि पानी बर्बाद ना हो, बारिश के पानी को टांका नाम के अंडरग्राउंड टैंक में जमा कर लेना, और आने जाने के लिए तो रेगिस्तान का जहाज यानी ऊंट है ही। ये सब यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। तो याद है
हमने बात की थी कि हिमालय लगभग 5 करोड़ साल पुराना है। जियोलॉजी यानी भूविज्ञान की दुनिया में इसे काफी युवा मतलब यंग माउंटेन माना जाता है। अब जरा इसकी तुलना कीजिए अरावली की पहाड़ियों से, जो थार रेगिस्तान के ठीक पूरब में है। इनकी उम्र जानते हैं कितनी है? 2.5 अरब साल। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। सोचिए जरा, कहाँ 5 करोड़ साल और कहाँ 2.5 अरब साल। ये फर्क सच में दिमाग घुमा देता है। चलिए अब अपने सफर में और दक्षिण की ओर बढ़ते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय पठार की तरफ। ये एक बहुत ही पुराना, एक केबल की तरह उठा हुआ जमीन का विशाल हिस्सा है, जिसने भारत के एक बड़े भूभाग को कवर किया हुआ है। अब सवाल ये है कि इसे प्रायद्वीपीय या पेनिनसुला पठार क्यों कहते हैं? बहुत सिंपल है। प्रायद्वीप का मतलब होता है जमीन का वो टुकड़ा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो, और भारत का ये दक्षिणी हिस्सा बिल्कुल वैसा ही है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। इस पठारी इलाके के दोनों किनारों पर मानो 2 गार्ड्स की तरह 2 पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इन दोनों में काफी फर्क है। पश्चिमी घाट ऊंचे हैं, लगातार चलते हैं एक दीवार की तरह। वहीं दूसरी तरफ पूर्वी घाट उतने ऊंचे नहीं हैं और जगह जगह से टूटे हुए हैं, मतलब उनमें गैप्स हैं। पर हाँ, दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत अहम हैं। ये पूरा पठारी इलाका आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों ही नजरियों से बहुत खास है। एक तरफ तो ये कोयला और लोहे जैसे खनिजों का खजाना है, तो दूसरी तरफ ये घने जंगल और गोंड और भील जैसी कई आदिवासी समुदायों का घर भी है, जिनकी जिंदगी और संस्कृति पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ी हुई है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अब हम भारत के किनारों की ओर बढ़ेंगे, यानी इसकी लंबी चौड़ी कोस्टलाइन और दूर दराज के द्वीपों की ओर। भारत के पास 2 समुद्री तट हैं, एक पश्चिमी और एक पूर्वी, और दोनों एक दूसरे से काफी अलग हैं। पश्चिमी तट, जो अरब सागर के किनारे है, वो ज्यादातर संकरा और चट्टानी है। बड़े बड़े बंदरगाह आपको यहीं मिलेंगे। वहीं पूर्वी तट, जो बंडाल की खाड़ी के पास है, वो काफी चौड़ा है और यहाँ बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलने से पहले विशाल और उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। अब जरा मुख्य भूमि से हटकर समुद्र में चलते हैं। भारत के पास 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। अरब सागर में है लक्षद्वीप, जो 36 छोटे छोटे कोरल द्वीपों यानी मूंगे की चट्टानों से बना है, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में है अंडमान और निकोबार, जो 500 से भी ज्यादा ज्वालामुखीय द्वीपों का समूह है। और हाँ, भारत का एकलौता एक्टिव ज्वालामुखी भी यहीं बैरन आइलैंड पर है। तो हमने पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान और मैदानों से लेकर तटों तक का सफर किया, लेकिन भारत की भौगोलिक विविधता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो हमने नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियों में पेड़ों की जिंदा जड़ों से बने पुलों की बात ही नहीं की, या फिर सुंदरबन के उन रहस्यमयी मैंग्रोव जंगलों की। सच तो ये है कि यहाँ हर कोने में कुछ ना कुछ अनोखा इंतजार कर रहा है। इस पूरी बात को श्री अरविंदो के एक विचार से बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा था कि भारत का भूगोल, इसकी ज्योग्राफी ही कुछ ऐसी है जो इसे बाकी देशों से बिल्कुल अलग बनाती है और इसे एक अपना खास राष्ट्रीय चरित्र, एक पहचान देती है। तो इस सफर के अंत में एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जरा सोचिए, पहाड़ों, रेगिस्तानों, मैदानों और तटों की ये जो जबरदस्त विविधता है, इसने एक ही देश के इतने अलग अलग तरह के लोगों को बनाने में, उनके रहन सहन को आकार देने में और फिर उन सबको एक साथ जोड़ने में क्या भूमिका निभाई होगी। भूगोल और संस्कृति का ये जो गहरा रिश्ता है, ये वाकई सोचने लायक है।